हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ 10 प्रिंसिपल्स का सिक्स्थ प्रिंसिपल लेके आऊँ। सिक्स्थ प्रिंसिपल कहता है मार्केट्स आर यूजुअली अ गुड वे टू ऑर्गेनाइज इकोनॉमिक एक्टिविटी। मार्केट ही एक ऐसा तरीका है जिससे इकोनॉमिक एक्टिविटी को अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। ये समझाने से पहले मैं आपको बता दूं कि बाकी प्रिंसिपल्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप लिंक जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मार्केट्स रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ बायर्स एंड सेलर्स विच नीड, मैंने नीड 2 बार लिख दिया, विच नीड नॉट टू बी अ सिंगल नीड नॉट टू बी इन अ सिंगल लोकेशन। तो मार्केट एक ऐसा ग्रुप ऑफ बायर्स एंड सेलर्स है जो जरूरी नहीं है कि एक ही लोकेशन पे हो, आप बाहर से भी कोई चीज खरीद सकते हो, ठीक है ना। आजकल तो ऑनलाइन भी काफी सेल परचेज हो गए। तो मार्केट एक ग्रुप ऑफ बायर्स एंड सेलर्स है जो जरूरी नहीं कि एक ही जगह पे हो, वो काफी जगह पे भी हो सकता है, दूर दूर से भी बाइंग एंड सेलिंग हो सकती है, ठीक है। तो उसके बाद आ जाता है ऑर्गेनाइज इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब क्या है। यहाँ पे ऑर्गेनाइज इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब है इट मींस डिटर्मिनिंग द फॉलोइंग एस्पेक्ट। तो मतलब अपनी एक्टिविटी को ऑर्गेनाइज करने के लिए फॉलोइंग चीजें होनी चाहिए। मार्केट में क्या होता है, सारी की सारी चीजों को डिसाइड मार्केट करेगी। कौन कौन सी चीजों को डिसाइड करना पड़ता है मार्केट में? व्हाट टू प्रोड्यूस। आप जब क्लास में थे, 12th क्लास में थे, तो ये तो 11th 12th का टॉपिक है। व्हाट टू प्रोड्यूस, प्रोड्यूसर को डिसाइड करना पड़ता है भाई क्या बनाना है, कंज्यूमर गुड बनाने, प्रोड्यूसर गुड बनाने, क्या बनाना है। हाउ टू प्रोड्यूस, किस तरीके से उनको प्रोड्यूस करना है। 2 तरीके होते हैं, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक या जो है लेबर इंटेंसिव टेक्निक। अगर लेबर अबंडेंट कंट्री है तो वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक से काम करेगी, कैपिटल अबंडेंट कंट्री है तो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक से काम करेगी। हाउ मच ऑफ ईच टू प्रोड्यूस, कितने गुड बनाने हैं। आपको गुड बनाने से पहले उनकी मार्केट में डिमांड का पता लगाना पड़ेगा कि कितने गुड बनाने हैं, उनकी कितनी डिमांड होती है, उसी के हिसाब से बनाएंगे। एंड हु गेट देम, खरीदेगा कौन उनको। तो आपको टारगेट करने पड़ेंगे कस्टमर्स, उसके लिए आपको एडवर्टाइजमेंट वगैरह करनी पड़ेगी, मशहूरियाँ वगैरह करनी पड़ेंगी। तो ये सारे के सारे डिसीजंस इसमें आ जाते हैं कि मार्केट्स आर यूजुअली अ गुड वे टू ऑर्गेनाइज इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो मार्केट में सामान खरीदना बेचना डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से वही सबसे जो अच्छा तरीका है किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी को ऑर्गेनाइज करने का। आगे इसमें लिखा है मैंने, अ मार्केट इकोनॉमी एलोकेट्स द रिसोर्सेज थ्रू द डिसेंट्रलाइजेशन या डिसेंट्रलाइज डिसीजंस ऑफ मेनी हाउसहोल्ड्स एंड फर्म्स एज दे इंटरेक्ट इन द मार्केट। बेसिकली मार्केट इकोनॉमी में क्या होता है, डिमांड सप्लाई पे सारा कुछ बेस्ड होता है। तो मार्केट इकोनॉमी अपने रिसोर्सेज को इस तरीके से एलोकेट करती है कि जो बायर्स और सेलर्स होते हैं वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं और एक प्राइस को डिटरमिन करते हैं। समझ के बाद डिमांड सप्लाई के हिसाब से जो फेमस जो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हुए एडम स्मिथ, उन्होंने अपनी वेल्थ ऑफ द नेशंस जो 1776 में दी थी, उसमें इसके बारे में काफ़ी जिक्र किया है कि ईच ऑफ दीज हाउस होल्ड्स एंड फर्म्स act if led by an invisible hand to promote the general economic well-being। तो जो प्रोड्यूसर्स हैं जिनको उन्होंने फर्म्स कहा गया है और जो हाउस होल्ड जो कंज्यूमर कहा गया है, वो कहते हैं कि हाउस होल्ड्स और फर्म्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं और एक इनविजिबल हैंड की तरह काम करते हैं। इनविजिबल हैंड को हम ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट भी कहा करते थे जब सेज लॉ पढ़ते थे या फिर क्लासिकल थ्योरी पढ़ते थे। तो ये कहता है डिमांड और सप्लाई मतलब कंज्यूमर और प्रोड्यूसर अपने आप को इनविजिबल तरीके से, एक इनविजिबल फोर्स है जो इन दोनों को आपस में एडजस्ट कराती है और प्राइस को डिटरमिन करती है। इनविजिबल हैंड और ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट वर्क्स थ्रू प्राइस सिस्टम। जो भी प्राइस का सिस्टम या मैकेनिज्म है वो इनविजिबल हैंड के थ्रू मतलब चलता है, ठीक है। इनविजिबल हैंड को कहा कि ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट होती है, डिमांड एंड सप्लाई अपने आप को ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट करती है। कैसे? किसी भी चीज़ की डिमांड बढ़ जाए और सप्लाई कम रहेगी तो प्राइजेस बढ़ जाएंगे, अपने आप ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे। समझ की बात? और किसी चीज़ की डिमांड कम है और सप्लाई ज़्यादा है तो प्राइस ऑटोमेटिकली गिर जाएंगे। समझ गए ना बात? तो प्राइस सिस्टम में ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट में या इनविजिबल हैंड में क्या होता है, द इंटरेक्शन ऑफ बायर्स एंड सेलर्स डिटरमिन द प्राइस। तो मार्केट इकोनॉमी में बायर्स और सेलर्स की जो इंटरेक्शन है वही प्राइस डिटरमिन करती है। ईच प्राइस रिफ्लेक्ट्स द गुड्स वैल्यू टू बायर्स एंड द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग द गुड। हर एक जो गुड है उसका जो प्राइस है वो रिफ्लेक्ट करता है कि बायर के लिए उसकी क्या वैल्यू है। अगर बायर के लिए उस गुड की ज्यादा वैल्यू है तो बायर ज्यादा पैसे देने को तैयार हो जाएगा। और गुड कॉस्ट भी डिटरमिन, मतलब गुड हमें बताती है कि इसके ऊपर कितना कॉस्ट आई होगी। एक अच्छा प्रोड्यूसर गुड को देख के बता सकता है कि इसमें तकरीबन इतनी कॉस्ट आई होगी अगर वो अपनी फील्ड के गुड से डील करेगा। फॉर एग्जांपल एक गाड़ी बनाने वाला जो है इंजीनियर, वो गाड़ी को देख के बता देगा कि तकरीबन इसकी कॉस्टिंग कितनी हुई होगी, ठीक है। या एक मकान बनाने वाला जो ठेकेदार है वो मकान को देख के, उसके इंटीरियर देख के बता देगा कि इसमें कितना पैसा खर्च किया होगा। तो जो गुड का प्राइस है वो रिफ्लेक्ट करेगा कि कंज्यूमर कितना इसको देना चाहता है, कंज्यूमर के नज़र में इसकी वैल्यू क्या है और प्रोड्यूसर का कितना खर्चा हुआ।
थर्ड पॉइंट आ जाता है प्राइसेस गाइड सेल्फ इंटरेस्टेड हाउसहोल्ड्स एंड फर्म्स टू मेक डिसीजंस विच इन मोस्ट ऑफ द केसेस मैक्सिमाइज द सोसाइटीज वेलबींग। तो ये थर्ड पॉइंट जो इसका है ये कहता है कि जो भी प्राइस सेट होगा वही डिसाइड करेगा कि कंज्यूमर्स मतलब हाउसहोल्ड्स और फर्म्स क्या डिसीजन लेती हैं। कंज्यूमर क्या उस प्राइस पे खरीदेगा वो माल या नहीं खरीदेगा, या हाउस जो प्रोड्यूसर हैं या फर्म्स हैं उस प्राइस पे वो बेचेंगे या नहीं बेचेंगे। इनकी आपस में इंटरेक्शन होती है और एक प्राइस डिटरमिन किया जाता है, और वो जो प्राइस डिटरमिन होता है उसे मार्केट प्राइस या इक्विलिब्रियम प्राइस कहा जाता है, और वो प्राइस ही सोसाइटी की वेलबींग करता है। आई होप ये प्रिंसिपल आपको समझ आ गया होगा, जो कि ये कहता है कि भाई मार्केट इकोनॉमी पे सब कुछ छोड़ दो, मार्केट अपने आप ही सब कुछ सही कर लेगी। मार्केट ही एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर सारी की सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ अच्छे से काम करती हैं। तो ये था आपका 6th प्रिंसिपल। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा 7th प्रिंसिपल को, और इस चैप्टर के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।